हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, हमने चैप्टर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका वीडियो का चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा कि कैसे न्यूट्रिशन जो है बॉडी को कैसे मिलता है, वो हमने पूरे का पूरा अच्छे से कवर किया था लाइन बाय लाइन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन से आगे। ठीक है बच्चों, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन होता कैसे है एनिमल्स में। तो देखिए बच्चों, रेस्पिरेशन से एक सिंपल सा मतलब आपको समझ में आता है कि रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना। लेकिन वो केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे प्रोसेस जुड़े होते हैं जो हमारी लाइफ को आगे चलाते हैं। तो उसको हम सारे सब चीज़ों को स्टेप आगे जानेंगे रेस्पिरेशन में, कि रेस्पिरेशन में क्या क्या काम हमारी बॉडी करती है और कैसे करती है। तो वी लर्न इन ग्रेड 6 चैप्टर लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था दैट ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर, कि जितने भी लिविंग बींग हैं जिनमें वो सारे के सारे रेस्पायर करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द सेम इन द एनिमल्स। तो देखिए, क्या यही प्रोसेस सारे एनिमल्स में सेम होता है, एक ही तरह का होता है? तो इसको इस चैप्टर में हम समझेंगे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है उसको जान लेते हैं, फिर बाकी एनिमल से कंपेयर करेंगे उसकी कि बाकी कैसे करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, यू नो दैट वी ब्रीद इन, दैट कॉल इनहेल, और ब्रीद आउट, दैट्स कॉल एक्सहेल एयर कंटिन्यूअसली टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि हम कंटिन्यूअस सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नाउ हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज इन द बॉडी। अब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यूज कैसे होती है, ठीक है, उसको समझेंगे। आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशंस डिफरेंट, क्या ब्रीदिंग सांस लेना और रेस्पिरेशन दोनों में कुछ फर्क है? नहीं है, तो वो भी जानेंगे। लेट अस फाइंड आउट, चलिए इनका सब काम पता लगाते हैं इस चैप्टर में आगे। तो हाउ डू वी ब्रीद, हम सांस कैसे लेते हैं, ब्रीद कैसे करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि वो क्या प्रोसेस है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। देखिए, जो हम एयर ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर ए वीक। देखिए, अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो हो सकता है एक हफ्ते तक आप जीवित रह लोगे। विदाउट वाटर फॉर ए डे, एक दिन तक शायद बिना पानी के रह जाओ, 1 या 2 दिन तक, और 2 days। बट विदाउट ब्रीथिंग वी यूजुअली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन ए फ्यू मिनट। लेकिन अगर आप सांस अंदर नहीं लोगे, बाहर नहीं छोड़ोगे, तो 1 मिनट, शायद 1 मिनट तक भी आप जीवित नहीं रह पाओ। तो वाई इज दैट, ऐसा क्यों है? कि देखिए, खाना सबसे ज़रूरी मानते हैं अपनी बॉडी के लिए, पानी ज़रूरी मानते हैं। पानी को 1-2 दिन के लिए, खाने को 6-7 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, तब भी हमारी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा वीकनेस आएगी बट हम मरेंगे नहीं। लेकिन सांस को अगर 1 मिनट के लिए भी छोड़ दें तो हम क्यों मर जाते हैं? तो ऑल ऑफ अस आर अलाइव बिकॉज वी ब्रीद। देखिए, हम सभी तभी जीवित हैं कि हम सांस लेते हैं, इसीलिए हम जीवित हैं। नॉट जस्ट ह्यूमंस, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आल्सो ब्रीथ। तो देखिए, केवल ह्यूमन ही ब्रीथ नहीं लेते, हम केवल जो इंसान है वही सांस नहीं लेते, जो बाकी के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं वो भी सारे के सारे ब्रीथ करते हैं। तो बट हाउ डू वी ब्रीथ, आपने पढ़ा भी होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो इनका पूरा प्रोसेस होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। सॉरी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट हाउ डू वी ब्रीथ, लेकिन हम सांस लेते कैसे हैं, ब्रीथ लेते कैसे हैं, इसको जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम श्वास लेते कैसे हैं, अब श्वास उसको समझते हैं। चलिए, जस्ट एज फूड फॉलो ए स्पेसिफिक पाथवे इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड है वो पूरा एक पाथवे फॉलो कर रहा था, आपने देखा था फर्स्ट पार्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में। आवर बॉडी आल्सो हैज ए स्पेसिफिक सिस्टम फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के लिए भी एक सेपरेट सिस्टम है, बिल्कुल स्पेसिफिक सिस्टम, जो यही काम करता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जिसमें हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जो भी पूरे प्रोसेस होते हैं, जैसे उसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जा रहा था, यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है।
द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स एज शोन इन फिगर। तो देखिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये पार्ट्स होते हैं। ये आपका नोस्ट्रिल हो गया, नाक जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। ये आपका बच्चों विंड पाइप हो गया, ठीक है, जिसमें को बाकी नाक में को जाके फिर हवा आपके विंड पाइप में जाती है। ये एल्वोइली हो गई आपकी, ठीक है, जो कि आपके इसके लंग्स के अंदर होती है। ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, सॉरी ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, ये आपका राइट लंग हो गया। तो कुल मिलाकर आपके 2 लंग होते हैं बॉडी में। ये आपका रिब केज हो गया, ठीक है, जो पसलियाँ बोलते हैं जिनको, जो आपकी चेस्ट में आपको दिखेंगी। आप हाथ घुमाओगे तो आपको पसलियाँ दिखेंगी, ये वही रिब केज है पूरा। और ये हो गया बच्चों नीचे डायाफ्राम, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम नीचे की ओर खुलता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की ओर सिकुड़ता है, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। चलिए 1 बाय 1 समझेंगे। तो इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉलोज ए स्पेसिफिक पाथवे। तो इस पूरे सिस्टम में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो पूरे का पूरा एक स्पेसिफिक पाथवे में होता है। द पाथवे थ्रू विच द एयर इज इनहेल एंड एक्सहेल involve various parts of the respiratory system assisting in the process of breathing and respiration। तो देखिए जिस पाथवे से जो एयर है हमारी बॉडी के अंदर जाती है और बाहर निकलती है, उसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके डिफरेंट पार्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो मिलकर हमें ब्रीथ लेने में और जो रेस्पिरेशन है उसके पूरे प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस विद ए पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। तो ये थ्रू विच वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर। तो देखिए सब बच्चों, हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कहाँ से शुरू होता है? हमारी नाक से शुरू होता है, ठीक है। एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल होता है, इसमें 2 आपके देखे होंगे, आपके नाक में 2 छिद्र हैं, उन्हीं को बोलते हैं नोस्ट्रिल, जिसमें हम एयर लेते हैं और छोड़ते हैं जिनसे। द इनहेल्ड एयर पासिस इनटू ए पेयर ऑफ स्मॉल पासिस कॉल्ड द नेजल पासिस। जिस एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, इनहेल मतलब अंदर ले रहे हैं, वो नाक के छोटे छोटे जो पैसेज है जिनको नेजल पैसेज कहते हैं, उसमें को होते हुए हमारी बॉडी में अंदर जाता है एयर। नव हैव यू नोटिस टिनी हेयर इनसाइड योर नोस्ट्रिल। क्या आपने अपने नाक में छोटे छोटे बाल देखे हैं? दीज हेयर अलोंग विद म्यूकस हेल्प ट्रैप डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन। तो बच्चों, ये जो हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और जो उसके अंदर म्यूकस होता है, ठीक है, वो दोनों मिलकर जो भी बाहर से डस्ट पार्टिकल हमारे सांस के द्वारा अंदर जाते हैं उसको ये ट्रैप कर लेते हैं। तो ये छन्नी की तरह काम करते हैं कि ताकि हमारे फेफड़ों में कोई डस्ट पार्टिकल ना जाए। दिस इज़ वाई वी शुड ब्रीथ थ्रू द नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ। इसीलिए हम सांस जो है वो नाक के द्वारा लेते हैं, नाक की माउथ के द्वारा। फ्रॉम द नेजल पासेज द एयर रीच आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। देखिए नोजल पासेज से आपकी एयर कहाँ गई? विंड पाइप में चली गई, ठीक है। ये विंड पाइप है हमारा, तो विंड पाइप के थ्रू फिर हमारी फर्दर लंग्स में वो एक्सपेंड करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विंड पाइप फॉर्म्स 2 ब्रांचेज। विंड पाइप की 2 ब्रांचेज, 2 शाखाओं में बटा हुआ है वो, विच एंटर द 2 लंग्स, जो कि दोनों अलग अलग लंग्स में इनकी ओपनिंग हो रखी है, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे उसमें। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ देखिए, द विंड पाइप फॉर्म्स 2 ब्रांचेज। देखिए 2 ब्रांचेज में बटा हुआ है, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही। जस्ट ए सेकेंड मैं, हाँ, एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच आपकी ये रही, जो कि दोनों लंग्स में एंटर हो जा रहा है। तब इन द लंग्स दीज ब्रांचेज फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर फाइनर ब्रांचेज दैट एंड इन स्मॉल बलून लाइक सेक्स कॉल्ड एलिवोइली। तो देखिए बच्चों, इसमें ये जो इसकी है ब्रांचेज फिर फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेज में आपने डिवाइड होती हुई देखी होंगी, जो जाके फिर एलिवोइली जिसको बोलते हैं, एल्वोइली में ओपन होती है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं एल्वोइली। आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। तो रिब केज क्यों होता है? कि हमारे लंग्स डैमेज ना हो जाएं कहीं दब के, ये रिब केज से प्रोटेक्टेड होते हैं कि जरा सा भी दबाव इन पे ना पड़े। नव साइंस एंड सोसाइटी। चलिए अब विज्ञान और समाज के बारे में कुछ जान लेते हैं आगे। While a lot of the dust is filtered out from the inhaled air,
देखिए, जबकि जो बहुत सारी हवा होती है, धूल से भरी एयर, वो क्या होती है कि पूरी की पूरी फिल्टर होकर बाहर रह जाती है। ऑफन स्मॉल इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कैन गेट थ्रू द लंग्स। फिर भी कुछ बहुत छोटे छोटे जो इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन करने वाले जो छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक द SARS-CoV-2 वायरस अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए बच्चों, कोविड-19 आपने सबने सुना होगा, देखा भी होगा, आप छोटे थे उस टाइम पे। लेकिन तब हुआ क्या था उसमें उसमें जो SARS-CoV-2 वायरस था, वो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्टेड कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे, बीमार हो रहे थे और डेथ भी हो जा रही थी। तो लीडिंग टू ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, जिसकी वजह से सांस आने में दिक्कत हो रही थी, एंड ऑफन कॉजिंग सीरियस लंग प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से जो फेफड़े हैं उनमें सीरियस प्रॉब्लम्स, गंभीर समस्याएं हो जा रही थी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एक ये एक्सरसाइज, ये आपका प्रैक्टिकल है जिसको आप खुद भी घर पे करके देख सकते हो, बड़ा इजी सा है ये। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय मेकिंग ए सिंपल मॉडल। बिल्कुल एक सिंपल मॉडल से हम ब्रीथिंग को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हम सांस लेते हैं और कैसे बाहर छोड़ते हैं। तो एक्टिविटी 9.2, लेट अस मेक ए मॉडल। चलिए पहला क्या करना है आपको, टेक ए वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल विद ए लिड। ढक्कन के साथ में आपको एक वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल ले लेनी है। रिमूव इट्स बॉटम, इसके बॉटम को आपको कट कर लेना है यहाँ से, ठीक है, इसके नीचे का हिस्सा। तो मेक ए होल इन द लिड ऑफ द बोतल, और बोतल की जो ढक्कन है उसमें एक आपको छेद कर लेना है। थर्ड, टेक ए वाई शेप होलो ट्यूब एज शोन इन फिगर। तो इस तरह की जो ये दिखाई है ना वाई शेप, आपको इस तरह की होलो ट्यूब मतलब जिसमें अंदर छेद हो, वो ट्यूब लेनी है। नाउ फिक्स टू डिफ्लेटेड बैलून टू द फोर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब। देखिए इस ट्यूब के आपको दोनों एंड पे बलून आपको बांध लेने हैं इस तरह से, ठीक है। सिक्योर देम विद रबर बैंड और टू मेक देम एयर टाइट। इनको रबर बैंड से या किसी ऐसी चीज से आपको बांध देना है कि इनकी हवा बाहर ना जा पाए बलून से, ठीक है बच्चों। नाउ इंसर्ट द स्ट्रेट एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली थ्रू द lid from the open base of the bottle and seal the lid with clay to make it air tight। तो देखिए इसी तरह से आपको इसको क्या अंदर डाल लेना है इसमें, और इसका एक एंड आपको इस तरह बाहर निकाल लेना है, ठीक है, बोतल के ढक्कन से। और उसको इतना वो टाइट होना चाहिए कि उसमें एयर अंदर बाहर ना जा पाए, वो एयर टाइट होना चाहिए आपका, ठीक है, तभी आपकी एक्टिविटी काम करेगी। टू द ओपन बेस ऑफ द बोतल, अब जो नीचे का बेस इसका ओपन पड़ा है बोतल का, उस पर क्या करना है, एक बहुत थिन रबर शीट आपको बहुत टाइटली बांध लेनी है रबर बैंड की हेल्प से, ठीक है। तो अब आपका मॉडल तैयार है। नो पुल द रबर शीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस ऑनवर्ड एंड वॉच द बलून्स। अब आपको नीचे से पकड़कर, जैसे आपको इमेज में दिखाया गया है, उसको नीचे की तरफ को खींचना है। जो बोतल के नीचे आपने ये रबर शीट बांधी है, ठीक है। तो आप देखिए कि बलून के साथ क्या होता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो जब आप उसको नीचे की तरफ खींच रहे हो। तो नव रिलीज द रबर शीट अपवर्ड एंड ऑब्जर्व द बैलून्स। तो दोनों केस में बच्चों आपको बैलून्स को ऑब्जर्व करना है जब आप उसको रबर बैंड को नीचे खींच रहे हो। चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए जब इस तरह से आप रबर बैंड को नीचे खींच रहे हो तो क्या आप क्या देखोगे कि ऑटोमेटिक इसमें एयर सक इन हो जा रही है और बलून आपके फूल जा रहे हैं। जब आप इसको छोड़ दे रहे हो, अगेन जो एयर बाहर से आई थी वो वापस बाहर चली जा रही है, ठीक है, खुद से ही। इसके लिए कुछ नहीं कर रहे आप, खाली उसको खींच रहे हो और छोड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए थे। नव रिलीज द रबर सीट अपवर्ड एंड ऑब्जर्व द बलून, हमने ऑब्जर्व कर लिए। नव व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द बलून, तो बलून में क्या क्या चेंजेस हमने देखा वो भी हमने डिस्कस कर लिया। व्हेन वी पुल द रबर सीट अप डाउनवर्ड द बलून इन्फ्लेट, जब हम रबर सीट को नीचे की तरफ खींचते हैं तो बलून फूल जाते हैं। कन्वर्जली व्हेन यू रिलीज द रबर सीट अपवर्ड द बलून्स डिफ्लेट, और जब आप रबर सीट को ऊपर की तरफ छोड़ देते हो तो बलून क्या होते हैं, वो पिचक जाते हैं, डिफ्लेट हो जाते हैं, उनमें से हवा निकल जाती है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा आपका एक मॉडल तैयार हो गया बनके। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में काम करती है। अब क्या क्या काम करता है, वो डायफ्राम है जो नीचे का पार्ट हम बता रहे थे, ठीक है। तो व्हेन यू ब्रीथ और इनहेल, ब्रीथ इन, दैट इज कॉल्ड इनहेल, योर चेस्ट एक्सपेंड एज द रिब्स मूव अप एंड अप आउटवर्ड। तो जैसे ही आप हम सांस लेते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी चेस्ट फूलती है और बाहर को आती है। तो वो क्या करता है
कि हमारे लंग्स में एयर जाती है जिससे हमारा रिब केज बाहर की तरफ खुलता है और फैलता है। द डायाफ्राम, ए डोम शेप मसल बिलो द लंग्स, मूव्स डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। ये है आपका डायाफ्राम बच्चों। ये क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो नीचे की, ये ऐसे इस तरह से नीचे की तरफ ये फैलता है। जैसे कि आप बलून को खुद नीचे की तरफ खींच रहे थे तो क्या हो रहा था, वो बलून फूल जा रहे थे। इसी तरह से हमारे रिब केज बाहर की तरफ को फूल जाते हैं जब ये नीचे की तरफ जाता है, सांस हम अंदर लेते हैं। नाउ दिस इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट एंड एयर एंटर्स द लंग्स। इससे होता क्या है, हमारी चेस्ट में एयर के लिए जगह बन जाती है और जगह बनने से हमारे लंग्स में एयर आसानी से पहुंच पाती है, एंटर करती है। व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब आप सांस छोड़ते हो, द रिब मूव्स डाउन एंड इनवर्ड। तो रिब क्या होती है, अंदर की तरफ जाती है ऐसे, और ये भी अंदर की तरफ ऐसे पुश करता है। डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ मूव करता है, रिड्यूसिंग स्पेस एंड पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स। इससे क्या होता है बच्चों कि जो यहाँ पर स्पेस है वो स्पेस कम हो जाता है और एयर को बाहर की तरफ ये धक्का मार देता है, जो कि एयर है। तो समझ गए आप, जब हम इनहेल करते हैं तो ये एयर इसको धक्का मार के डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ये बाहर की तरफ खुलते हैं रिब केज, और आपको सांस आना शुरू, आप सांस ले पाते हो। ठीक है, लंग्स में सांस, एयर चल जाती है। जब ये डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है और रिब केज अंदर की तरफ जाता है तो एयर को प्रेशर बना के ये बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो ये आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में किस तरह से हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, ये पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर मैकेनिज्म समझाया गया है। चलिए अभी आगे चलते हैं। व्हाट डू द बलून्स इन द मॉडल मेंशन इन फिगर 9.9। तो अब आप सोचिए कि जो आपको बलून्स का मॉडल दिखाया गया है फिगर 9.9 में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उससे क्या आपको पता चल रहा है। तो व्हाट डज द रबर सीट रिप्रेजेंट, और जो रबर सीट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो बलून रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों हमारे लंग्स को, लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। और जो ये रबर सीट रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके डायाफ्राम को। ठीक है, ये डायाफ्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वही यहाँ पर दिया गया है, इन दिस मॉडल द बलून्स रिप्रेजेंट द लंग्स एंड द रबर सीट रिप्रेजेंट द डायाफ्राम। ठीक है, तो आपके मॉडल में तो आपने भी पूरा एक रेस्पिरेशन का सिस्टम बना तैयार कर लिया है। साइंस एंड सोसाइटी, चलिए ब्रीदिंग प्रैक्टिस फॉर ए हेल्दी लाइफ। तो जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस होती है वो पूरे हेल्दी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, चलिए जानते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैव बीन प्रैक्टिस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड फॉर सेंचुरीज। तो देखिए बच्चों, जो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, शताब्दियों से भारत में और पूरे संसार में अलग अलग विभिन्न कल्चर्स में इसकी प्रैक्टिस की जाती रही है। तो प्राणायाम आपने सुना होगा, एक योग होता है प्राणायाम। प्राणायाम इज आल्सो वेल नोन फॉर इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी हेल्थ, माइंड रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन। तो प्राणायाम 3 चीज़ में मदद करता है आपकी। एक तो रेस्पिरेटरी हेल्थ आपकी इंप्रूव करता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है, और कंसंट्रेशन आपके ध्यान को बढ़ाता है। इन लद्दाख पीपल प्रैक्टिस तुमो ब्रीथिंग। देखिए लद्दाख में लोग क्या करते हैं, तुमो ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ए टेक्निक दैट इम्प्रूव लंग फंक्शन। ये एक तरह का टेक्निक है जिसमें लंग्स का फंक्शन इम्प्रूव होता है। एंड हेल्प कीप द बॉडी वार्म इवन इन कोल्ड वेदर। और हमारे शरीर को भी ये गर्म रखता है बहुत ठंडी मौसम में भी। सिमिलरली डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स आर यूज टू प्रमोट वेल बींग। देखिए इसी तरह से जो गहरी सांस लेने वाली जो तकनीकें हैं उनका भी यूज अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सम ट्रेडिशन कंबाइन डीप ब्रीदिंग विद चैंटिंग यूजिंग रिदमिक ब्रीथ कंट्रोल टू इनहेंस रिलैक्सेशन एंड मेंटल क्लियरिटी। तो देखिए कुछ रिचुअल्स, कुछ परंपराओं के अनुसार जो गहरी सांस लेना है उसके साथ मंत्रोच्चार को भी जोड़ दिया गया। और इसमें होता क्या है कि जो आपका रिलैक्सेशन है और मेंटली क्लियरिटी है उसको ये इन्हेंस करता है, उसको ये बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, तो उसको बढ़ाने के लिए इसको मंत्रोच्चार को यूज किया जाता है। तो देखिए हर चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, उसमें कुछ ना कुछ नया हर कोई अपनी तरफ से अच्छी चीज़ जोड़ता रहता है। नाउ व्हाट डू वी ब्रीद आउट। अभी तो ब्रीद इन की बात हो गई, अब हम सांस के द्वारा क्या छोड़ते हैं बाहर। तो एक्टिविटी है लेट अस एक्सप्लोर। देखिए
टू बी डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये टीचर के द्वारा डेमोस्ट्रेट की जानी है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये कर रहा है, कि हम छोड़ क्या रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो टेक एन इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन टू टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब में आपको फ्रेशली जो लाइम वाटर आपने प्रिपेयर किया है वो ले लेना है, ए और बी में, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। सेकेंड, इन टेस्ट ट्यूब ए पास द एयर यूजिंग ए सिरिंज दैट इज पिचकारी, तो टेस्ट ट्यूब एक में आपको एयर पास करनी है एक सिरिंज से, जो पिचकारी है उसके थ्रू। और दूसरी में क्या करना है, दिस इज द सेम एयर दैट यू इनहेल, ये वो एयर है एटमोसफेयर की जो आप इनहेल कर रहे हो, क्योंकि पिचकारी में तो वही एयर रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, इन टेस्ट ट्यूब बी में आपको जो आप रिपीटेडली ब्लो एयर थ्रू योर माउथ इनटू द लाइम वाटर यूजिंग ए स्ट्रो, और अपने मुंह से आप नाक के द्वारा सांस लो और मुंह से जो सांस आप लगातार इसमें छोड़ो, दूसरे में मुंह से सांस छोड़ोगे आप। ठीक है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी की जो एक्जेल लेयर है वो एयर है जो आप बाहर छोड़ रहे हो। तो अब इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, चलिए वो देखते हैं। लाइम वाटर का प्रैक्टिकल बच्चों आपने क्लास 6 में किया भी होगा, तो आगे पढ़ लेते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द लाइम वाटर, तो क्या आपको लाइम वाटर के कलर में कोई चेंज दिख रहा है? चलिए जानते हैं। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू गुजारते हो तो उसका कलर चेंज होता है, वही हम समझेंगे। द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की, तो टेस्ट ट्यूब जो बी है इसका लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब लाइम वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हो तो उसके कलर को वो चेंज करके मिल्की कलर कर देती है। तो इससे पता चल रहा है कि जो हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बट द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट चेंज, क्योंकि इसमें तो एयर है, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ज़्यादा मात्रा में, तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की तभी होता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्शन करता है। Therefore, this indicates that the exhaled air contains more carbon dioxide than the air we inhale। तो देखिए इससे हमें एक चीज़ पता चल जा रही है कि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम है, और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है। तभी जो आपका लाइम वाटर सॉल्यूशन है वो मिल्की कलर का हो जा रहा है जब आप उसमें अपने माउथ से ब्रीद आउट कर रहे हो। ठीक है। चलिए, हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन। देखिए ये गैस आपने ली है ली है आपने ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब ये किस तरह से चेंज हो जा रही हैं? ठीक है। इनका एक्सचेंज हो कैसे रहा है उसको समझते हैं। हमारी बॉडी में किस तरह से हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ब्रीदिंग फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर द लंग्स एंड फिल द एल्वोली। देखिए हमने जो फ्रेश एयर बच्चों ली है वो हमारी एल्वोली में आके हमारे लंग्स को फिलअप कर देती है, भर देती है। द एल्वोली हैव थिन वॉल सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड, जो एल्वोली है उसकी बहुत बारीक दीवारें हैं जिसमें ब्लड वेसल्स जो हैं बहुत बारीक बारीक ब्लड वेसल्स से घिरी हुई है। तो ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वोली, ब्लड हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोली तक लेके आता है, वेयर इट इज रिलीज इनटू द एयर, जो कि हवा में हम बाहर छोड़ देते हैं। तो एट द सेम टाइम ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोली पासिज इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसी तरह से हमारी बॉडी से बच्चों जो एल्वोली है उसी से ऑक्सीजन हमारी ब्लड के थ्रू होकर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। ठीक है। और ये दोनों काम करता है। तो एल्वोली में हमारा क्या होता है? एक्सचेंज होता है, मेन एक्सचेंज होता है एल्वोली में, कि एक चीज़ अंदर आती है, दूसरी चीज़ बाहर जाती है ब्लड से, बट ब्लड से एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको मोटा मोटा ये बता दूँ, आपने सांस ली, सांस लेने के बाद आपके लंग्स में गई, लंग्स से एल्वोली में गई, एल्वोली से ब्लड ने ऑक्सीजन उसमें से कैरी की और वो उसको सेल्स तक लेके गई, जो आपकी सेल्स हैं, छोटी छोटी सेल्स तक। सेल्स में जाके इन्होंने बच्चों एक रिएक्शन की, जो आपकी सेल्स में ग्लूकोज, जो आपका फूड जमा है ग्लूकोज है, उसके साथ में इसने रिएक्शन की ऑक्सीजन ने, और क्या क्या बनाया? आपकी बॉडी को एनर्जी दी। ठीक है। वो रिएक्शन आगे दिखेगी आपको, आपकी बॉडी को एनर्जी दी, प्लस आपको थोड़ा सा उसने वाटर भी बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो आप सांस छोड़ने में भाप छोड़ते हो। ठीक है। वो यही वाटर है कि जो एक्सेसिव वाटर यहाँ पर आपकी सेल्स में बन रहा है वो भी आपकी सांस के द्वारा
बॉडी से बाहर आ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस में पानी भी थोड़ा सा बनता है, जो कि इसीलिए हमारे जब इनहेल करते हैं उसमें पानी नहीं होता, लेकिन जब आप एक्सहेल करते हैं आपने देखा होगा कि भाप में उसमें पानी होता है, पानी की मात्रा अमाउंट ज़्यादा होती है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव यू एनर्जी? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप खाना खा रहे हो उससे एनर्जी आपको कैसे मिल रही है? तो यही रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा ही आपकी बॉडी उससे, मैंने बताया ना, सेल्स में जो आप फूड खाते हो वो ग्लूकोज के रूप में आपकी सेल्स में जमा हो जाता है, और अब इस ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, और वो इनहेल करके तब उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी में। तो द की इज़ नॉट ओनली द फूड बट ऑल्सो द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। तो केवल खाने से ही हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उससे भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, दोनों से मिलके। तो व्हेन वी ईट फूड आवर बॉडी ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस लाइक शुगर, दैट इज ग्लूकोज। शुगर क्या है? ग्लूकोज का सबसे सिंपल फॉर्म है। तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको सारे को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस जैसे कि शुगर हो गया इसमें कन्वर्ट कर देती है। तो वो आपने पूरा पढ़ा है ऊपर न्यूट्रिशन में। तो ऑक्सीजन हेल्प ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। अब जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी क्रिएट करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है, इस पूरे को, कि जब आपका ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करे। द वर्ड इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज। तो अगर आपसे रेस्पिरेशन की वर्ड इक्वेशन पूछी जाती है तो वो इस तरह से है, ठीक है। ये आपको लिख के आना है एग्जाम में कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, आपकी ग्लूकोज आपके सेल्स में अवेलेबल है, ऑक्सीजन आपने इनहेल की है, जो कि ब्लड ने आपके कैरी की है एलओआईली से आपकी सेल्स तक पहुँचे। तो अब यहाँ पर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है और एनर्जी, जिससे हम सारे काम करते हैं अपनी बॉडी के, ठीक है। तो यही वो इक्वेशन है जो कि रेस्पिरेशन की इक्वेशन। तो इसको याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आएगी ही आएगी। Now during breathing we inhale air from our surroundings and exhale air having more carbon dioxide than the inhale air। तो देखिए, जब हम ब्रीदिंग सांस लेते हैं, जब हम अपनी सराउंडिंग से अपनी सांस ले रहे हैं, उस सांस में जो ऑक्सीजन की, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कम है, और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। Now note that not all the oxygen is used up। इस बात का आप ध्यान रखिए कि जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो सारी की सारी यूज नहीं हो पाती है, ठीक है। जनरली 78% आपका क्या है? नाइट्रोजन है, 21% आपका ऑक्सीजन है, और 1% में रिमेनिंग गैसेस हैं। तो हमने ये नाइट्रोजन हो गया आपका, ये ऑक्सीजन हो गया, तो एज यूजुअल आपने, और ये अदर गैसेस हो गई, ठीक है। ये हमारे एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन है, ये आपने सबने पढ़ रखा होगा। तो इसमें बच्चों 21% आपने ऑक्सीजन ली इनहेल करके, बट सारी की सारी वो आपकी बॉडी यूज उसको नहीं करती है। सम अदर एनिमल्स कैन यूज ए लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो देखिए, और दूसरे एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के और भी ज़्यादा बड़े बड़े पार्ट्स को यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में। तो दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंश्योर दैट ईच सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी गेट्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। तो देखिए, इससे पूरी बॉडी में हमारे जितने भी सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स को लाखों करोड़ों सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, और हर एक सेल्स में अपना ग्लूकोज होता है, ठीक है, और वो हर एक सेल को एनर्जी चाहिए होती है। तो वो हमें ऑक्सीजन से, जब ऑक्सीजन उसमें जाके ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन, तभी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर लेती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेस्ट प्रोडक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, आपने वेस्ट प्रोडक्ट देखा, ये दोनों हैं। तो इन सिंपल वर्ड, breathing out in oxygen and removes carbon dioxide while respiration uses oxygen to break down food and release energy। ये हमने पढ़ लिया कि जब आप ब्रीदिंग इन में ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो, तो उसमें ऑक्सीजन आपकी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना रही है। दिस एनर्जी हेल्प अस वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक। यही वो एनर्जी है जो कि हमारी बॉडी को चलने में, दौड़ने में और सोचने में मदद करती है। तो हर चीज़ में एनर्जी की जरूरत होती है। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है? आपका एक फिजिकल प्रोसेस है। वाइल रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। तो अब आपको बच्चों समझ, दैट अकर इनसाइड द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन है दोनों के दोनों अलग अलग हैं। तो बोथ द प्रोसेस आर एसेंशियल
फॉर आवर सर्वाइवल। लेकिन हमारे जीवित रहने के लिए दोनों ही प्रोसेस जरूरी हैं। तो देखिए कितने अच्छे से इस बुक में बताया गया है कि आपको जो ब्रीदिंग होती है और रेस्पिरेशन होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है। एक मैकेनिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन है। ये भी आप लिख सकते हो। आवर बॉडी हैज़ ए यूनिक सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस। देखिए हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए और दूसरे सब्सटेंसेस के लिए ट्रांसपोर्ट करने का अपना एक खुद का यूनिक सिस्टम है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका सांस लेने का हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, खाने का एलिमेंट्री कैनाल वाला हो गया, तो इस पूरे को मिला के सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। तो इट इंक्लूड हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों आपका, तो ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम है क्योंकि आपका सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी में, ऑक्सीजन है, सब्सटेंस है, सारे के सारे ब्लड ही तो कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इस ब्लड का जो पूरी बॉडी में आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ब्लड फ्लो को। इसमें क्या क्या होगा फिर ब्लड फ्लो में, आपका हार्ट आ जाएगा जो कि पंप करेगा, खुद ब्लड आ जाएगा जो फ्लो हो रहा है, और ब्लड वेसल्स आएंगी, ठीक है। द हार्ट पंप ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है, पंप करता है, जैसे आप साइकिल में हवा भरते हो, हमारे ब्लड को ऐसे ऐसे पंप करेगा। इंश्योरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड अवे। तो ब्लड ही वो चीज़ है जो हमारी बॉडी में हर जगह न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, सब्सटेंस हैं, उनको कैरी करके लेके जाता है अपने साथ, और उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट फिर बचता है वहाँ पर बनता है, उसको वापस भी लेके आता है। नव साइंस एंड सोसाइटी, अब विज्ञान और समाज के बारे में चलिए कुछ समझ लेते हैं। स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ। आपने सबने देखे सुना होगा कि स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इट डैमेजेस द लंग्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस डिजीज़। ये हमारे लंग्स को डैमेज करता है और बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ ये पैदा करता है, इंक्लूडिंग लंग कैंसर। इसकी वजह से लंग कैंसर भी हो जाता है, एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेस, और दूसरी सांस लेने में कठिनाइयाँ हो जाती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, इस तरह से। इट लीड टू प्रिवेंट कफिंग एंड फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस। इससे बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, ठीक है, खांसी परमानेंट रहेगी और इन्फेक्शंस लगातार होते रहेंगे, ठीक है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो। इन एडिशन टू हार्मिंग द स्मोकर, स्मोकिंग रिलीजेज टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द एयर पुटिंग अदर्स एट रिस्क। देखिए बच्चों, जो कोई स्मोकिंग कर रहा है उसके पास भी अगर आप खड़े हो रहे हो तो वो धुआं निकालते हैं स्मोक करके, तो वो धुआं भी इतना हार्मफुल है कि वो भी दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इतनी टॉक्सिक गैसेस होती हैं, ठीक है, जहरीली। व्हेन नॉन स्मोकर्स इनहेल दिस पोल्यूटेड एयर, देखिए जिसने स्मोकिंग नहीं की है अगर वो इस एयर को इनहेल करता है, दे एक्सपीरियंस पैसिव स्मोकिंग विच कैन बी ये स्पेशली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वोमेन एंड एल्डरली। तो देखिए अगर कोई आप खुद नहीं स्मोकिंग कर रहे हो, कोई दूसरा भी आपके पास स्मोकिंग कर रहा है, तो जो वो गैस इनहेल ये एक्सहेल कर रहा है उसमें इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, ठीक है, जो गर्भवती होती हैं, और एल्डरली बड़े लोगों के लिए हानिकारक होते हैं। ड्यू टू दीज रिस्क अवॉइडिंग स्मोकिंग हेल्प प्रोटेक्ट बोथ पर्सनल हेल्थ एंड द वेलबींग ऑफ दोज अराउंड अस। तो देखिए बच्चों, स्मोकिंग को छोड़कर, अवॉइड करके हम क्या है कि अपनी खुद की हेल्प को तो सुधार ही सकते हैं, साथ में जो हमारे साथी लोग हैं हमारे चारों तरफ हैं उनकी हेल्थ का भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो इसके दो फायदे हो गए। चलिए अभी आगे चलते हैं। डू अदर एनिमल्स ब्रीथ द सेम वे एज ह्यूमंस डू। क्या बाकी एनिमल्स भी इसी तरह से सांस लेते हैं जैसे कि ह्यूमंस लेते हैं? तो ऐसा नहीं है, चलिए जानते हैं। यू हैव लर्न दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। आप ये जानते हो कि अलग अलग एनिमल अलग अलग अपने हैबिटेट में जगह पर रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं, कुछ उसमें स्थल में रहते हैं। तो यू मे हैव ऑब्जर्व बर्ड्स फ्लाइंग एंड फिश स्विमिंग। आपने देखा होगा कि बर्ड्स फ्लाई करती हैं, ये फिश है वो स्विम करती है पानी में। तो हाउ डू दे ब्रीथ, अब वे सांस कैसे लेते हैं? एनिमल्स सच एज बर्ड्स, एलिफेंट्स, लॉयन, काउज, गोट, लिजार्ड एंड स्नेक्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स।
तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एनिमल हो गए ये बड़े बड़े आपके जो कि स्थल में रहते हैं, स्थल मतलब ज़मीन पर, वो सारे के सारे लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। ऑल्दो ऑल दीज एनिमल्स हैव लंग्स, द स्ट्रक्चर ऑफ देयर लंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। लेकिन देखिए इन सब में लंग्स हैं, लेकिन इनमें सबका लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरह का है। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नोन एज गिल्स। देखिए अभी फिश में अगर हम बात करें तो इसमें आपके लंग्स नहीं होते हैं, इसमें गिल्स होते हैं सांस लेने के, ठीक है। ये इसके गिल्स हैं जो आपको पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं, गिल्स के द्वारा ये सांस लेती हैं। दीज आर रिचली सप्लाइज विद ब्लड वेसल्स, जिनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द गैसेस डिजोल्व इन वाटर टेक्स प्लेस अक्रॉस द गिल्स। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सचेंज होता है वो ब्लड से ही होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन चली जाएगी और ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाएगी, तो वो गिल्स में ही हो जाता है ये प्रोसेस जो हमारा जाकर सेल्स में हो रहा था, ठीक है बच्चों। इसमें सॉरी एल्वोइली में हो रहा था, तो वो यहाँ पर गिल्स में ही हो जा रहा है, इन्हें लंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। देखिए जो एम्फीबियन होते हैं आपने पढ़े होंगे, उभयचर इनको कहते हैं हम, जैसे कि मेंढक हो गया, ये ज़मीन और पानी दोनों में रह लेते हैं। तो दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर ब्रीदिंग एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। तो अपनी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पे ये अलग अलग तरह के ब्रीथिंग पार्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो टेडपोल्स होते हैं मेंढक छोटे छोटे, वो क्या गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। वाइल एडल्ट फ्रॉग, अब जो बड़े फ्रॉग हो जाते हैं, यूज लंग्स फॉर ब्रीदिंग ऑन लैंड एंड स्किन फॉर गैस एक्सचेंज व्हेन दे स्टे इन वाटर। तो देखिए ये जब बड़े हो जाते हैं फ्रॉग तो वो क्या करते हैं, वो लंग्स के थ्रू सांस लेते छोड़ते हैं। जो टेडपोल होते हैं वो गिल्स के थ्रू लेते हैं और स्किन के थ्रू ये सांस को, फिर स्किन के थ्रू सांस को छोड़ते हैं। जब ये पानी में होते हैं तो स्किन के थ्रू इस प्रोसेस को करते हैं। तो दिस एडेप्टेशन हेल्प देम सर्वाइव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। यही वो एडेप्टेशन है, ठीक है, जिसके कारण ये पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं और लैंड पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि बाकी के एनिमल्स जैसे हम ही हो गए ह्यूमंस, हम पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते और फिश लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकती। तो लेकिन ये जो आपके फ्रॉग होते हैं वो दोनों जगह सर्वाइव कर लेते हैं इसी वजह से। तो शोइंग हाउ एनिमल्स हैव एडेप्टेड ओवर टाइम टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो यही जो एडेप्टेशंस है उन्हें पानी में और ज़मीन पे दोनों में जीवित रहने में हेल्प करती है, ठीक है बच्चों। और इसी के अब ये क्या हो गए हैं, आदी हो गए हैं। तो जैसे कि हमने बताया फ्रॉग का, कि फ्रॉग क्या करता है, जब ज़मीन पे होता है तो लंग्स से सांस लेता छोड़ता है, और जब पानी में होता है तो अपनी स्किन से गैस एक्सचेंज करता है वो, ठीक है। तो इसी तरह से अर्थवॉर्म यूज देयर मोस्ट स्किन फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए बच्चों अर्थवॉर्म आपने सभी ने देखा होगा, वो भी अपनी जो उसकी सॉफ्ट मोस्ट गीली गीली सी स्किन होती है उसी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है और जीवित रहता है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो सभी के लिए ज़रूरी है, जैसा कि हमने बताया, उसके बिना तो कोई जीवित रहेगा ही नहीं। ऑल लिविंग इन क्रिएचर्स। तो 10 डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म टू सूट देयर यूनिक हैबिटेट। देखिए हर एक अलग अलग तरह के जो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग तरह का तरीके का जो ये यूनिक मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, ठीक है, सब में अलग अलग। अपार्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर अदर सिस्टम्स विच वर्क इन कॉम्बिनेशन विद ईच अदर इन द बॉडी एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस टू सस्टेन लाइफ। तो बच्चों केवल आपका जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यही नहीं, इनके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो कि कॉम्बिनेशन में एक साथ काम करते हैं और हमें जीवित रहने में मदद करते हैं। तो यू विल स्टडी अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स। देखिए अभी आपने बहुत जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके बारे में भी बहुत कम पढ़ा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत थोड़ा पढ़ा है। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं कि कैसे हमारा हार्ट काम करता है, हार्ट के कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है।
ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, कैसे वो काम करता है। तो ये सारा हम हायर ग्रेड्स में, बड़ी क्लासों में जानेंगे, क्योंकि सभी इस क्लास में जानना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो चलिए अभी फटाफट करके एक बार इसका नट इन सेल वो देख लेते हैं हमने पूरे में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा कि उसमें न्यूट्रिशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सर्शन हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया। ये सब चीज़ें एसेंशियल हैं हमारे लिविंग बींग्स के लिए। दीज प्रोसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये सारे के सारे प्रोसेस जो हमारे जीवित रहने के लिए होने चाहिए वो सारे लाइफ प्रोसेस में आते हैं। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने बताया था कि उसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसमें क्या क्या होता है, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड एसोसिएटेड पार्ट, जैसे कि लीवर और पेंक्रियाज हो गया। एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए। ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए हैं, तो वे होते हैं एसोसिएटेड, जैसे कि लीवर और पेंक्रियाज। ठीक है। द डाइजेस्टिव फूड इज ये प्राइमरली एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो खाना कहाँ से हमारी बॉडी में वो होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से। ये आप ध्यान रखना, ये आपका एमसीक्यू में आ जाता है। द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ब्लड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। तो देखिए बच्चों, जो भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी ने जो एब्जॉर्ब किए हैं, वो ब्लड उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कन्वे कर देता है, अलग अलग जगह, अलग अलग तरह के फंक्शन उनको करने के लिए। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अगर आपसे पूछा जाए कि रिमेनिंग वाटर और सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स आपकी बॉडी में किस पार्ट में एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ से आपके एमसीक्यू कई सारे आएंगे, तो इसमें लास्ट से। ठीक है, ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपके एमसीक्यू बनेंगे। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे काऊ हो गई, गोल्ट हो गई, इनको क्या बोलते हैं हम, रूमिनेंट बोलते हैं। देखिए ये भी आपका एमसीक्यू है और रूमिनेंट की डेफिनेशन भी है। दे च्यू द फूड पार्सली एंड swallow इट। ये खाने को बहुत कम चबाते हैं और उसके बाद निगल लेते हैं। लेटर द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज रिटर्न टू द माउथ एंड एनिमल्स च्यू इट थोरोली। और उसके बाद में जब ये बैठते हैं शांति से, तब जो आधा खाया हुआ इनका खाना है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड, वापस इनके मुंह में आ जाता है। फिर इसको ये पूरी तरह चबा चबा के डाइजेस्ट करके दोबारा से निकलते हैं। तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, दैट इज इनहेलेशन, एंड आउट ऑफ लंग्स, दैट इज एक्सहेलेशन। तो आपकी जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग में दो चीज़ें शामिल हैं, आपका सांस लेना और बाहर छोड़ना। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन द एल्वोइली ऑफ लंग्स। देखिए कहाँ पर होती है आपकी जो एक्सचेंज हो रहा है, वो एल्वोइली में हो रहा है। और फिश में आपने कहाँ पढ़ा था, फिश में पढ़ा था हमने गिल्स में। ठीक है, और जो फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग में आपने स्किन में, अगर वो पानी में है, अगर इसमें ज़मीन पे है तो लंग्स में। तो इसको याद रखना आप सारी चीज़ें। ठीक है, ये थ्रू आउट लाइफ आपके काम आने वाली हैं। रेस्पिरेशन यूज ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या ऑक्सीजन क्या यूज होता है, ऑक्सीजन यूज होती है। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज जमा है सिंपल फॉर्म में, उसको ब्रेक डाउन करने में, एनर्जी में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। द प्रोसेस बाई विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट होते हैं यूजेबल एनर्जी में, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट, द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स होती हैं, यही हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है। इट इंक्लूड द हार्ट विच पंप, तो बता ही दिया मैंने, इसमें हार्ट होता है जो कि ब्लड को पंप करता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, डिलीवरिंग ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट वाइल आल्सो रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो केवल ये वहाँ तक ले जाके ब्लड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में केवल वहाँ तक ले जाके वो छोड़ता ही नहीं है, बल्कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी ब्लड ही कैरी करके वापस लेके आता है। जैसे कि ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको भी हमारा ब्लड ही लेके आता है सेल्स से। तो ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। ये सबसे ज़रूरी है बच्चों कि ब्रीदिंग आपका क्या है, एक बहुत सिंपल इनमें अंतर, वो मैकेनिकल प्रोसेस है, दैट इज फिजिकल प्रोसेस या मैकेनिकल प्रोसेस, और रेस्पिरेशन आपका केमिकल प्रोसेस है। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म एडेप्टेड टू सूट देयर हैबिटेट्स। तो अलग अलग तरह के जो एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग तरह के ब्रीदिंग मैकेनिज्म होते हैं, जिस जगह पर वो रहते हैं उसके हिसाब से।
तो इस तरह बच्चों आपका पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, और जो बीच में आपकी एक्सरसाइज ये एक्टिविटी दी गई है उनके एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर आपने वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फर्दर वीडियोज़ के लिए। ठीक है, चैनल के व्यू पेज पे आप जाके देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको आपकी क्लास 7 इंग्लिश, क्लास 7 एसएसटी, क्लास 7 साइंस, क्लास 7 मैथ, सभी की आपको प्लेलिस्ट बनी मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्पेशली इंग्लिश के, ठीक है, बड़ी आसान उसमें मैंने समझा रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।